वाटर रिसोर्सेज। पानी पानी जीवन के लिए सबसे एसेंशियल वस्तु है। पूरे यूनिवर्स में जीवन वहीं पर है जहाँ पर पानी। आप चाहे चंद्रयान अभियान चलाइए, मंगलयान चलाइए, जहाँ पर भी जब भी हम कोई भी अंतरिक्ष में जाते हैं, दूसरे प्लेनेट पर या मून पर, तो हम केवल एक ही चीज़ ढूंढने जाते हैं कि क्या वहाँ पर जीवन था या क्या वहाँ पर जीवन की पॉसिबिलिटी है। और उसका एक ही मात्र तरीका है ढूंढने का कि वहाँ पर लिक्विड, सॉलिड या गैस किसी भी फॉर्म में यदि पानी मिल जाए तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर जीवन भी होगा। तो पूरे सोलर सिस्टम में जो हमारे 8 प्लेनेट है, उनमें से पृथ्वी ही एकमात्र यूनिक प्लेनेट है जिसको आप ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के लगभग 71% हिस्से पर पानी है, इसलिए ये अंतरिक्ष से देखने पर ब्लू दिखाई देती है। जो 29% हिस्सा बच जाता है वो लैंड है। और ये जो 71% हिस्सा पानी है, यदि इसको 100% मान लिया जाए, ये जो टोटल 71% पानी है, इसको अगर 100% मान लें तो इस 100% पानी का जो है 97% हिस्सा वो पीने लायक नहीं है, नॉन ड्रिंकेबल है, खारा है। केवल 3% पानी बचता है जिसको आप पी सकते, यूज कर सकते, जो ड्रिंकेबल है। एग्जैक्ट फिगर 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो ये है, और जो हमारा चैप्टर रहेगा वो इसी 3% के ऊपर बात रहेगी। ओके, तो करते हैं शुरुआत। वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। जहाँ जहाँ पर धरती पर पानी अवेलेबल है, हम उसका अध्ययन इस चैप्टर में करने वाले हैं कि किस प्रकार से पानी हमारे लिए एक रिसोर्स है। रिसोर्स की डेफिनेशन तो जानते होंगे, वो हर वस्तु जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के काम आती है वो एक रिसोर्स है। तो पानी पेयजल के रूप में काम आता है, इरिगेशन के रूप में काम आता है, डोमेस्टिक यूज में काम आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम आता है। तो पानी जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन पानी की दिन प्रतिदिन डिमांड इंक्रीज हो रही है, उसके पीछे कारण है हमारी डेमोग्राफी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, सेटलमेंट डेवलप होती हैं, एग्रीकल्चर डेवलप होती है, इंडस्ट्री डेवलप होती हैं, तो पानी की डिमांड बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, ये भी कहीं ना कहीं पानी की जो स्कार्सिटी यानी दुर्लभता है उसको बढ़ा देते हैं। पानी अपने आप में दुर्लभ है, यूनिक है, हर जगह अवेलेबल नहीं है तो उसका फिर जो मीठापन है वो हमें इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से पॉइंट वाइज अध्ययन कर लेते हैं कि पानी अपने आप में एक ऐसा संसाधन है जिसकी डिमांड दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रही है। उसके पीछे कारण क्या है कि जो हमारी सप्लाई है पानी की वो श्रिंक होती जा रही। ये जो 3% पानी अभी हमने अध्ययन किया कि धरती पर 3% पानी मीठा है, तो वो भी ज़्यादातर डिपॉजिट है ऊंचे पहाड़ों पर ग्लेशियर के रूप में, जैसे हिमालयन ग्लेशियर, रॉकी माउंटेन्स के ग्लेशियर, एंडीज के ग्लेशियर या आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिका सर्कल। लेकिन उसमें भी आप देखते हैं कि समय के साथ साथ जो हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है 17-18 सेंचुरी से, तो CO2 बढ़ रही है, CFC गैसें बढ़ रही हैं। उसके कारण हमारी पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है या एनवायरनमेंट की जो गैसों का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, विश्व स्तर पर
तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण ग्लेशियर मेल्ट होए जा रहे हैं, मौसम के पैटर्न डिस्टर्ब हो गए हैं। जो बारिश 4 महीने में होती थी अब वो 4 दिनों में हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता जा रहा है। इस कारण से पानी की जो सप्लाई है वो श्रिंक हो रही है, जबकि इसका ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। इस कारण से उन एरिया में जहाँ पर पॉपुलेशन ओवर है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज, तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है तो पानी की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, ये कारण है। दूसरा आप बताओगे कि वाटर एक साइक्लिक रिसोर्स है, इसको नेचुरली साइकिल भी चलता है और मैन मेड साइकिल भी हम चला सकते हैं। नेचुरली में ये होता है कि सनरेज आई, पानी पर वो गिरी तो पानी गर्म हुआ, वाष्प बना, अंत ऊपर गया स्पेस इसमें हमारे फर्स्ट ट्रोपोस्फियर में, वहाँ पर तापमान गिरा तो क्लाउड बने, तो बारिश हुई, वापिस वो स्नो के रूप में, बारिश के रूप में वापिस ज़मीन पर आ जाता है, और वो कोई पानी बह जाता है, कोई स्टोर हो जाता है ज़मीन के रूप में, कोई बर्फ़ के रूप में स्टोर हो जाता है। तो इस प्रकार से एक नेचुरल साइकिल चलता है। ह्यूमन मेड साइकिल भी हम कर सकते हैं, यानी जो पानी आज हम यूज कर रहे हैं उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। कोई पानी आज हम यूज कर रहे हैं और वो गंदा हो गया, हम उसको 100% शुद्ध भी कर सकते हैं। तो ये पानी एक साइक्लिक रिसोर्स है। ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 71% हिस्सा सरफेस का पानी से कवर्ड है, जिसमें से 3% हिस्सा जो है वो पीने के लायक है। केवल जो स्मॉल पोर्शन है लगभग 3% वही फ्रेश है, वही पिया जा सकता है। आगे कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरी करती है स्पेस और टाइम के अनुसार। जो पानी आपका पीने लायक वो भी समय और स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न है। जैसे भारत की ही बात करें, राजस्थान जैसे एरिया में कम बारिश हो रही है, खासकर थार डेजर्ट में। हालांकि पिछले कुछ साल देखोगे तो राजस्थान में बारिश बढ़ी भी है। इसी प्रकार से यदि आप देखें सीजन के अनुसार, टाइम के अनुसार, तो समर सीजन में पानी की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम हो जाती है। रेनी सीजन में पानी सरप्लस में होता है क्योंकि बारिश बहुत होती है, तो वो बहुत सारा पानी रन ऑफ के रूप में बहकर नदी नालों से वापस समुद्र में चला जाता है और खारे पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से विंटर सीजन में पानी की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि मौसम ठंडा होने के कारण ना तो फसलों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और ना ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, तो इस प्रकार से टाइम के अनुसार पानी की जो डिमांड है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। इसी के आधार पर फिर उसकी अवेलेबिलिटी भी इफेक्ट करती है। इसी प्रकार से बहुत सारे स्थान ऐसे हैं या सोसाइटी के ऐसे अंग हैं जिसमें पानी की शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट होते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में जब पानी की डिमांड बढ़ती है तो पानी को लेकर झगड़े भी होते हैं। अखबारों में आप न्यूज़ पढ़ते रहते होंगे कि पानी का टैंकर आया और उसके पानी की सप्लाई को लेकर समाज के कुछ हिस्सों में लोगों में झगड़ा हुआ। देशों में भी झगड़ा हो जाता है पानी के बंटवारे को लेकर। एक कोई नदी आ रही है, एक देश उस पर डैम बनाता है तो दूसरा कंट्री उस पर ऐतराज करता है। दो राज्यों में भी विवाद हो जाता है। जैसे भारत में एक रिवर है कावेरी रिवर, साउथ इंडिया में बहती है, तमिलनाडु में और कर्नाटका में उसके पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काफ़ी लंबे समय से विवाद है। इसी प्रकार से एक कैनाल है SYL, सतलुज यमुना लिंक कैनाल, इसको बनाने का प्रपोजल काफ़ी लंबे सालों से पंजाब और हरियाणा के बीच में आज भी डिस्प्यूट का कारण है। ठीक है, इसी प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता, तो वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में इस पर भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रहा है। अभी हमने उसको सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे मुद्दे हैं पानी के, तो ये कभी कभी सोसाइटी के बीच में इश्यू बन जाते हैं। इसी प्रकार से आगे आता है कि हमें पानी का एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, प्रभावशाली तरीके से पानी यूज करें। जितनी ज़रूरत है उतना पानी यूज करिए, बाकी का कोशिश करिए कि आप पानी को बचा पाएँ।
इसी प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हर व्यक्ति को चाहिए कि पानी को बचाए। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। ठीक, फ्रेश वाटर को बचाइए आप, ठीक, ताकि फ्यूचर की जो डेवलपमेंट है वो हमारी अच्छे ढंग से हो सके। तो इसमें से जो भी आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में जो वाटर रिसोर्सेज है वो कितने अवेलेबल हैं। वो तो हमने पूरी पृथ्वी की बात की कि पूरी पृथ्वी पर 71% हिस्सा पानी है, 3% हिस्सा फ्रेश वाटर है, उसका ज़्यादातर हिस्सा ग्लेशियर में स्टोर है। तो अब भारत के हिस्से कितना आता है? तो भारत की अगर बात करें तो भारत पूरे वर्ल्ड का 2.45% हिस्सा है। भारत का कुल एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ स्केल किलोमीटर का, यानी इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया केवल 2.4% भूभाग है। हम धरती के 2.45% हिस्से पर हैं, फिर भी हम दुनिया के 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं। हमसे बड़े केवल 6 ही देश हैं, जिसमें रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। 7वां स्थान अपना है, ठीक है। और इतना होने के बावजूद, यानी इस पर केवल 2% हिस्सा है, फिर भी यहाँ पर विश्व की 16, अब तो बल्कि आप 17% कहिए इसको, कि विश्व की लगभग 16 to 17% पॉपुलेशन रहती। हम धरती के केवल 2.4% भूभाग पे हैं, जबकि हमारे यहाँ पर जनसंख्या दुनिया की 17% के आसपास है। तो सीधी बात दिखाई दे रही ना कि डिमांड ज़्यादा होगी। यदि एरिया 2.4% और पॉपुलेशन भी लगभग 2-2.5% होती तो शायद बैलेंस बनता, बट यहाँ पॉपुलेशन दुनिया की 17% के आसपास है, 16 से 17%। जबकि हमारे यहाँ पर पूरी दुनिया में जितना पानी है, वाटर रिसोर्सेज हैं पूरी दुनिया के, उसका केवल 4% हिस्सा हमारे पास है भारत में। पूरी दुनिया में जितना पानी है उसका केवल 4% भारत में, जबकि जनसंख्या 17% के आसपास है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो हर साल प्रिसिपिटेशन होता है, याद होगा हिंदी भाषा में इसको वर्षण बोलते हैं, यानी जो वाष्प बन के पानी ट्रोपोस्फीयर में जाता है, वो ओस के रूप में, बारिश के रूप में, बूंदों के रूप में, या भाई कोहरे के रूप में, या पाले के रूप में, या हेल स्टोन के रूप में, या स्नो के रूप में वापिस ज़मीन पर आता है। तो इन सभी रूपों में पानी वापिस जैसे भी आता है, वो केवल साल भर में लगभग 4000 क्यूबिक किलोमीटर पानी के बराबर होता है। क्यूब का मतलब होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, ठीक है। तो 4000 क्यूबिक किलोमीटर पानी भारत में अवेलेबल है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट आंकड़ा रहेगा, इसलिए इसको याद रख लेंगे। और इसी प्रकार से यदि बात करें भारत में जो सरफेस वाटर है, अभी आगे आएगा आपका सरफेस वाटर क्या होता है। सरफेस का मतलब जो धरातल के ऊपर पानी, धरातल के ऊपर पानी 3-4 सोर्स में मिलता है। नदी हो सकती है, कैनाल हो सकती है, और पौंड हो सकता है, लेक हो सकती है। अभी आगे आएगा, वहाँ पर आपका ये पॉइंट मिल जाएगा। इसके अलावा रिप्लेसेबल ग्राउंड वाटर, यानी ऐसा पानी जो ज़मीन के अंदर हो और उसको पुनः पूर्ति की जा सके, यानी उसको वापस रिचार्ज किया जा सके, ऐसा पानी हमारे पास 18,1869 क्यूबिक किलोमीटर है, इतना है हमारे पास, ठीक है। तो ये आप बताएंगे। अब इनमें से कह रहा है कि ओनली 60% जो पानी है वो उसका हम बेनिफिशियली यूज कर पा रहे हैं। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि पूरी दुनिया का केवल 4% पानी हमारे पास है। उस पानी को यदि मात्रा में देखें प्रिसिपिटेशन के आधार पर तो 4000 क्यूबिक है। इसमें से जो सरफेस वाटर है और जो पुनः पूर्ति योग्य पानी है वो 1869 क्यूबिक है। और इस
यानी हमारे पास जो टोटल अवेलेबल पानी है उसका हम केवल 60% ही सफिशिएंटली यूज कर पाते हैं, यानी 40% अभी भी हमारा पानी कहीं ना कहीं वो वाश आउट हो जाता है या उसका ठीक ढंग से प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप बताएंगे। तो आगे कहता है कि टोटल यूटिलाइजेशन के लायक जो पानी का रिसोर्स है वो केवल 1122 क्यूबिक किलोमीटर है। 1122, यानी वो जो 60% आपका आया था तो वो ये है, उसको यदि क्यूबिक में करोगे तो ये पानी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट हिस्सा, सरफेस वाटर। सबसे पहला तो एक अंक का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सरफेस वाटर में कौन से हिस्से शामिल हैं। सरफेस समझते हो, धरातल, धरा मीन्स पृथ्वी, तल माने ऊपर का भाग, धरती का सबसे ऊपरी भाग, यानी जिस पर आप लोग अभी बैठकर अध्ययन कर रहे हैं ये भाग। इस पर जो पानी है उसके 4 प्रमुख सोर्स है। पहली बात तो ये याद रखेंगे, 4 सोर्सेज हैं। नंबर 1 रिवर, लेक, पॉन्ड और टैंक। ठीक है, नदी हैं, झीलें हैं, तालाब हैं और टैंक हैं। ठीक है, तो ये 4 सोर्सेज हैं जिसको हम कहते हैं सरफेस वाटर। ठीक, नेक्स्ट कहता है यदि भारत में कोई भी ऊंचा स्थान है, मान लो ऐसे कोई पहाड़ है और यहाँ से पानी थोड़ा बहकर आया और उसने केवल 1600 दूरी तय कर ली, 1600 मीटर। यदि पानी 1600 मीटर भी बह रहा है, जरूरी नहीं पहाड़ ही हो, प्लेन एरिया भी हो सकता है। मान लो 1600 मीटर दूरी तक पानी बहा, यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर, यानी 1.6 किलोमीटर दूरी तक अगर पानी बहा और उसको हम नदी मान लें, नदी समझते होगे, नेचुरली फ्लो ऑफ द वाटर, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज रिवर। तो अगर उसको नदी मान लें तो भारत में ऐसी 10,360 रिवर हैं, 10,360 रिवर हैं भारत में। चलो कोई बात नहीं, इनको छोड़ दो। आपको +1 क्लास का ड्रेनेज चैप्टर याद होगा, उसमें हमने बहुत सारी रिवर्स का अध्ययन किया था। 2 मेजर रिवर सिस्टम हमारे देश में है, एक हिमालयन रिवर, दूसरी पेनिनसुला रिवर, जिसमें प्रमुख नदियां थी सिंधु, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, यमुना, गंगा, काली, कोसी, तीस्ता, सबरसीनी, मानस, दिहान, दिपांग, ब्रह्मपुत्रा, लोहित, मेघना, दामोदर, हुगली, इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भरतपुजा, पेरियार, मांडवी, जुआरी, साबरमती, माही, लूनी। ये आपकी लगभग ऑल ओवर इंडिया की मेन और उसके बाद की सब मेजर रिवर्स मैंने आपको बता दी। तो ये मुख्य हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी रिवर है जो इन 10,360 नदियों में शामिल हैं। तो इतने पानी के बावजूद भी हमारे यहाँ पर यदि बारिश की भी मैं आपको बताऊं तो 112 सेंटीमीटर बारिश एवरेज होती है, एवरेज, जिसको एक अच्छी खासी बारिश माना जाता है। भारत में पर्याप्त बारिश होती है, फिर भी भारत में पानी की कमी है। अगर आपको अंदाज़ा बताऊं तो भारत का वर्ल्ड में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के आधार पर रैंक यदि करें तो लगभग 130 या 133वां नंबर हमारा आता है। आप पॉपुलेशन के मामले में आज की डेट में अगर बात करें तो पहले स्थान पर हो। सेंसस 2011 की भी बात करोगे तो दूसरे स्थान पर थे। पॉपुलेशन में 1 और 2 पे चल रहे हो, एरिया में 7वें स्थान पर हो, पानी के सफिशिएंट अवेलेबिलिटी के आधार पर 130 या 133वें स्थान पर हो।
जबकि सफिशिएंट वाटर नेचर हमें हर साल देती है। लेकिन आप देखते हैं रेनी सीजन में ज़्यादातर नदियाँ ओवरफ्लो करती हैं, ज़्यादातर पानी बहकर नदी नालों से होकर और समुद्र में वापस लौट जाता है, और वहाँ जाते ही सारा मीठा पानी खारे में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि मीन एनुअल फ्लो ऑफ द रिवर ऑफ ऑल द रिवर वो एस्टीमेट है 1869 क्यूबिक किलोमीटर, यानी भारत में लगभग 1869 क्यूबिक किलोमीटर पानी हर साल नदियों में बहता है। और कह रहा है ओनली 690 क्यूबिक यानी 32% पानी जो सरफेस का है उसको हम यूटिलाइज कर पाते हैं। अभी आपने पढ़ा था सरफेस वाटर, उसके 4 सोर्सेज पढ़े। इन 4 सोर्सेज में जितना भी पानी आपको अवेलेबल हुआ उसका केवल आप 32% पानी ही यूज कर पा रहे। 68% पानी आपका अभी यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। अब कहता है कि किसी नदी में पानी कितना होगा ये किस पर डिपेंड करेगा? नदी के साइज पर, उसके कैचमेंट के एरिया पर। उसका कैचमेंट का एरिया कितना? कैचमेंट का मतलब कि मान लो एक नदी ऐसे बह के आई और उसका जितना बड़ा ये कैचमेंट एरिया होगा, यानी ऊपर पहाड़ों पर जितना बड़ा एरिया उसका कवर होगा वहाँ पर उतना ही ज़्यादा पानी उसमें आएगा। जैसे भारत में यदि बड़े रिवर बेसिन की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, साउथ इंडिया में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनके बड़े कैचमेंट एरिया। यदि अब एक एक की भी बात करें तो साउथ इंडिया में सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया गोदावरी का है, और पूरे भारत की बात करें तो गंगा का जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है। तो गंगा भारत की सबसे पवित्र होली रिवर भी मानी जाती है और सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया भी इसका है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि उस नदी का कैचमेंट एरिया कितना है, और डिपेंड करता है कि उस एरिया में बारिश कितनी हो रही। अभी जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये अपना हिमालय है, यहाँ पर मानसरोवर लेक के ईस्ट से एक नदी निकलती जिसका नाम होता है तिब्बत में सांगपो रिवर, सांगपो। हाँ, और ये यहाँ नामचा बरवा पर्वत के 3 साइड से घूमकर इंडिया में एंट्री करती है। यहाँ पर ये बहुत लंबी नदी है लेकिन पानी कम रहता है। अब कैचमेंट तो बहुत बड़ा हो गया वहाँ पर, बट पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल नहीं होती। हिमालय रोक लेता साउथ वेस्ट मानसून को हिमालय क्रॉस करने से। तो जो तिब्बतन प्लेट्यू, जिसको द पामीर नोट भी कहते हैं या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, दुनिया की छत कहा जाता है, वहाँ पर बारिश कम होती। तो इसलिए इस एरिया में सिल्ट भी कम रहता है, पानी भी कम रहता है। और ब्रह्मपुत्र यहाँ आसाम में आकर बहुत रौद्र रूप धारण कर लेती है। बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ज़्यादा पानी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एवरेजली 250 सेंटीमीटर से लेके 400 सेंटीमीटर बारिश होती है, एवरेज। तो हर साल बाढ़ आ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि उस एरिया में पानी बरस कितना रहा। कैचमेंट बड़ा हो, बारिश ना हो तो भी पानी कम रहेगा। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से कह रहा है, यदि हम प्रिसिपिटेशन की बात करें, बारिश की, वर्षण की बात करें, वर्षण में सारी चीज़ें शामिल हैं, ये ध्यान रखेंगे। ओलावृष्टि भी, हिमपात भी, वर्षण भी, वर्षा। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करें तो बहुत ही स्थानिक अंतर आपको देखने को मिलेगा। +1 क्लास बुक सेकंड चैप्टर 4 क्लाइमेट याद होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। चलो मोटे तौर पे बता देते हैं। साल में 3 सीजन, समर, विंटर एंड रेनी। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पानी कब होगा? रेनी सीजन में। जून से सितंबर तक भारत में सबसे ज़्यादा पानी होता है वर्षण के रूप में। फिर आता है कि साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। एक आती हुई मानसून, एक जाती हुई मानसून है।
तो आती हुई मानसून लगभग ऑल ओवर इंडिया में बारिश करती केवल तमिलनाडु को छोड़कर, और जाती हुई मानसून तमिलनाडु में बारिश करती बाकी के इंडिया को छोड़कर। अब बात कर लेते हैं बारिश की। तो भारत में मालाबार कोस्ट यानी केरला में और नॉर्थ ईस्ट पूरे उत्तर पूर्वी भारत में 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती, 250 से 400। बाकी के ऑल ओवर इंडिया में ईस्ट से लेकर वेस्ट तक आइए, गंगा की घाटी में कलकत्ता, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, थार डेजर्ट। तो जैसे जैसे वेस्ट की ओर जाओगे बारिश घट जाएगी। तो इस प्रकार से अंतर है भारत में बारिश में, तो ये वेरिएशन इसमें रहता है, और ये डिपेंड करता है मानसून। फिर अगर साल दर साल की बात करोगे तो इसमें भी अंतर रहता है। किसी वर्ष मानसून बहुत अच्छी होती है, किसी वर्ष मानसून फ्लॉप हो जाती है। याद है आपको एल नीनो और ला नीनो, पेरुवियन करंट, हम्बोल्ट करंट के रूप में आपको पढ़ाई थी। हाँ, वो हर 3-4 साल में एक बार गर्म हो जाती है। जिस साल गर्म हो जाती है उस साल उसको बोला जाता है एल नीनो, यानी साउथ पैसिफिक में भी गर्मी और नॉर्थ इंडिया में भी गर्मी, मानसून फ्लॉप हो जाएगी। जब यहाँ समर सीजन में गर्मी खूब पड़े और वहाँ पर खूब ठंड रहे, हाई प्रेशर रहे, तो वहाँ से मानसून इक्वेटर को पार करके इंडिया में आती हैं और सफिशिएंट बारिश करती हैं। लाइकली योर ईयर 2020-25 2025 में मानसून समय से पहले भी आ गया, और जहाँ आ रहा है वहाँ पर खूब बारिश हो रही। तो ये अल नीनो नहीं है, ये ला नीनो की स्थिति है, यानी जिस साल अच्छी बारिश होती है। तो नेक्स्ट आता है, कुछ रिवर ऐसी हैं जिनके कैचमेंट एरिया बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। इनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है और समर सीजन में तो एक्सट्रीम होता है। ठीक, इसी प्रकार से यदि आप बात करोगे तो कह रहा है, यदि बारिश की बात करें तो ये कैचमेंट एरिया गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक रिवर, इनके, तो कह रहा है कि ये अगर दोनों तीनों ही मिला लें, ये 2 या 3 नदियाँ हैं, तो भारत के अंदर जो टोटल अवेलेबल वाटर होता है उसके टोटल पानी का, कंट्री के टोटल पानी का 1/3 हिस्सा ये कवर कर देते हैं। और सरफेस वाटर का तो ये लगभग 60% पानी हो जाता है केवल इन 3 नदियों, जिसमें गंगा है, जिसमें ब्रह्मपुत्र है, जिसमें बराक रिवर है। बराक रिवर नॉर्थ ईस्ट में बहती है। ठीक ठीक, तो ये इसी प्रकार से साउथ इंडिया की बात करो तो साउथ इंडिया में गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, इन सब के अंदर तुलनात्मक रूप से पानी ज़्यादा रहता है और नदियों की तुलना में वहाँ की। लेकिन इनमें भी क्या होगा, समर सीजन में पानी ज़्यादा होता है, विंटर सीजन में कम हो जाएगा। समर में भी खासकर कब, मानसून सीजन में। जो एक होता है प्री मानसून, प्री मानसून की जो समर होती है ना, अप्रैल मई, उसमें बारिश हर रिवर में कम होता है। पानी सब रिवर में समर सीजन में जो मानसून आएगी जून से, तब सबसे ज़्यादा होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 में होता है। तो ये आप बताएंगे।